हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे अपना कंप्लीट इकोनॉमी प्लेलिस्ट और लास्ट चैप्टर में हमने एसडीआई खत्म किया था। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह ट्रेंडिंग रहता है, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम में हो, चाहे वो मेंस में हो, या फिर चाहे वो आपके लोकल न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में हो। हमेशा हम देखते हैं कि हेडलाइंस में ये आता है कि सरकार की इस पॉलिसी के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई, या महंगाई पिछले 10 साल से इतनी बढ़ गई, या महंगाई में क्या हो रहा है, क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको प्रीलिम्स में एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा कंफर्म रहते हैं। भले वो डायरेक्ट नहीं रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट में रहेंगे कि गवर्नमेंट की किस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो सके। इस तरीके से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं और आपके एक से दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्फ्लेशन पे जरूर से जरूर रहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, कॉस्ट पुश मेथड क्या होता है, डिमांड पुल मेथड क्या होता है, साथ ही साथ इसका इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्लस डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आखिर ये होता क्या है इन्फ्लेशन। हमने देखा था अपने लास्ट चैप्टर्स में कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ प्राइस होता है, और अगर कुछ समय तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल बढ़ जाए तो उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और ये जो प्राइस लेवल बढ़ता है, तो ये हम जनरल प्राइस लेवल को देखते हैं। दैट मीन्स कि किसी एक या दो आइटम के नहीं, बल्कि ओवरऑल। ओवरऑल का सेंस क्या है हमारा, कि शुगर का भी प्राइस बढ़ रहा है, सलों का भी प्राइस बढ़ रहा है, लैपटॉप से है उसका भी प्राइस बढ़ रहा है, कोई आप बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं उसका भी प्राइस बढ़ रहा है। तो आपका जब ओवरऑल पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन द शॉर्ट इकोनॉमिकल टर्म में अगर डिफाइन किया जाए, तो राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और ये जनरल प्राइस सिर्फ एक और दो आइटम के लिए नहीं होती है, बल्कि ओवरऑल सारे कमोडिटीज के लिए होती है। तो अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला देखा जाए, तो ये क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइस बाय बेस प्राइस इनटू 100। अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए 2023 में इस लैपटॉप का प्राइस था ₹30,000, और सेम लैपटॉप का प्राइस 40,000 हो गया अगले साल। तो इन्फ्लेशन परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा था इंक्रीज इन प्राइस बाय बेस प्राइस इनटू 100। तो इंक्रीज इन प्राइस हमारा कितना हुआ है, 40,000 था, सॉरी 30,000 था, 40,000 हो गया है। तो इन्फ्लेशन होगा 40,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। हम किसे बोलते हैं? बेस प्राइस हम बोलते हैं जो हमारे लास्ट ईयर में था, दैट इज ये 30,000। तो उसे हम नीचे रखेंगे। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 33.33%। तो ये हुआ हमारा इन्फ्लेशन। दैट मीन्स कि 2023 से 24 में इन्फ्लेशन रेट क्या है, 33.3% है। तो अब इस इन्फ्लेशन रेट में हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग परसेंटेज को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि ये 0 to 100 का अगर स्केल रखते हैं हम परसेंटेज का, तो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कितने परसेंटेज पे। फॉर एग्जाम्पल, जब 2% से 4% के पे इन्फ्लेशन होता है, उसे हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, और इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, महंगाई को अच्छा कैसे माना जा सकता है इकोनॉमी के लिए। तो हम लोग इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे आगे, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। बट अभी आपको बस ये बता दिया जाए कि जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा है। और वो किसी ना किसी कौन है? जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रहती है, इन्फ्लेशन जब भी होएगी, तो बिजनेस पर्सन्स को फायदा होगा। और बिजनेस पर्सन्स को फायदा होगा, दैट मीन्स कि अब प्रोड्यूस बढ़ेगा। और प्रोड्यूस बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है कि इकोनॉमी बढ़ेगी, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस कारण से क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होता है 2 to 4%,
ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये हम लोग देख सकते हैं, ये जितने भी टर्म्स है ना, ये हमारे मूवमेंट वाले टर्म्स है। जैसे क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है रेंगते हुए 2 to 4%, ये अच्छा माना जाता है। अब अगर 4 to 10% हो जाए, जिसे बोलते हैं हम वॉकिंग इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन में अब ये एक वार्निंग का काम करती है गवर्नमेंट के लिए कि रुक जाओ, कंट्रोल करो, नहीं तो ये बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम खुद के यहाँ भी देखते हैं कि आरबीआई जैसे ही 4% से इंक्रीज करती है, तो बहुत सारे मेजर्स लेना स्टार्ट करती है। सिमिलरली जब 10 से 50 हो जाता है, अब इसका मतलब कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और जब हम बात करते हैं 50 से ज्यादा, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइसेस शूट एवरी डे, लीड्स टू स्टारवेशन एंड डेथ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहां पे इन्फ्लेशन 100% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और वहां पे ये ऐसी स्थिति आ गई थी जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे या फिर अर्जेंटीना। जिम्बाब्वे में ऐसा था, आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेने के लिए आपको टोकरी भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे, क्योंकि पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया था। तो ये हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन का रेट हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ इम्पैक्ट्स, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव में सबसे पहला हाइयर प्रॉफिट्स। जाहिर सा बात है, अगर 30,000 के जगह किसी को 40,000 मिल रहा है, तो उसे तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्फ्लेशन से प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोडक्ट्स उनको बेनिफिट मिलता है। दे एक्सपीरियंस बेटर प्रॉफिट सिंस दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस। अब वो ऊंचे प्राइसेस में बेच सकते हैं। सिमिलरली बेटर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में और वो अब आपको जितने पैसे दे रही है पहले से ज्यादा दे रही है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा है उस पर। तो अब ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बढ़िया हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सेम है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जाहिर सा बात है, अगर किसी को पैसा ज्यादा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो वो और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। इस कारण से इन्फ्लेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। जाहिर सा बात है, अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए होगी। और वर्कफोर्स हमारे कहाँ से आएगी? तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को एम्प्लॉय के तौर पे रखेंगे। तो ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन रिलेटेड है, किससे? एम्प्लॉयमेंट से। कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, दैट मीन्स पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारा शेयर होल्डर्स कैन अर्न अ गुड इनकम। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है और इन्फ्लेशन आता है 2 साल 3 साल के बाद, आपका एक तो शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा ही जाएगा, प्लस जो इन्फ्लेशन के कारण वो वैल्यू बढ़ा है, तो आपका टोटल इनकम जो आएगा उस शेयर से वो आपको ज्यादा आ जाएगा। साथ ही साथ, इफ अ कंपनी अर्न्स हायर प्रॉफिट विच इज पॉसिबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इट कैन डिक्लेयर डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। और अगर जाहिर सा बात है, जब इन्फ्लेशन रहेगा तो कंपनी को कुछ ना कुछ हायर प्रॉफिट्स होगा, और ऐसे समय में कंपनी डिविडेंड्स देने का डिसाइड कर सकती है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स का भी इसमें फायदा होगा। बट अब हम बात करेंगे नेगेटिव का। क्यों, जब इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट्स है इन्फ्लेशन का, तो क्यों सरकार इसे कंट्रोल करना चाहती है? क्यों हमेशा ये न्यूज में रहता है? क्यों हमेशा इसे महंगाई डायन बोलते हैं, इन्फ्लेशन? तो देखेंगे हम लोग नेगेटिव। सबसे पहला, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं, उनका इनकम फॉल हो जाता है। और ये कैसे होता है? लेट सपोज आपको पहले 25,000 आपको मिलते थे पैसे, एज एन आपको वेज एंड सैलरी, और आपका अभी भी पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं, 25,000 ही मिल रहे हैं। बट इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू अब बढ़ गया है बाकी सारे चीजों का। तो उन 25,000 में जितने आप गुड्स एंड सर्विसेज पहले परचेज कर पाते थे, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जिनको पेंशन मिल रही है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि उनका रियल इनकम तो कम हो गया ना। भले उनका इनकम 25,000 है, लेकिन पैसे का वैल्यू ही खत्म हो गया। खत्म हो गया नहीं, सॉरी, कम हो गया। तो इन अदर वर्ड्स, उनके परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएंगे।
नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज। हमने देखा फायदा किसे हो रहा था, प्रोड्यूसर्स को, जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं। बट घाटा किसको हो रहा है, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं उनको, जो सैलरीड ग्रुप हैं। तो इससे क्या होती है, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी आती है और जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनइक्वालिटी में इंक्रीज कर जाता है। लाइक जो अमीर है वो और अमीर होंगे, जो गरीब है उनके पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इट अपसेट्स द प्लानिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट में बहुत सारे प्लान बनाती है, नीति आयोग का बहुत सारा पॉलिसी होता है, और अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए तो सारे गुड्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ जाएगा, एंड फैक्टर सर्विसेज भी सारे इंक्रीज कर जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो प्लान करके रखा था उस प्लान के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्लान उसको ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। तो इस कारण से इन्फ्लेशन क्या करता है, प्लानिंग प्रोसेस को अपसेट करता है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट इनकम, कि जो हमारा एक्सपोर्ट इनकम आता है उस पे हमारा ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो वो कैसे, अब सिंस द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट आइटम आल्सो इंक्रीज। अब जाहिर सा बात है कि अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि वेजेस एंड सैलरी आपके महंगे हो गए, रेंट महंगा हो गया, तो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी महंगा हो जाएगा ना, आपका फैक्टर कॉस्ट उस पे। तो अब आपका फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज कर गया, और अब जब उस इंक्रीज्ड पैसे पे, इंक्रीज्ड कॉस्ट पे जब आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कीजिएगा, तो फॉरेन कंट्री में तो कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितना में बेचे, उसे पहले मिल रहा था 1000 में, अब आप सेम आइटम बेच रहे हो 1500 में, तो वो तो कोई और जगह से लेने का सोचेगा। तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट इनकम पे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर सकता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें एक ये रहेगा। लेकिन नहीं, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का ये निगेटिव इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट पे निगेटिवली पड़ता है इन्फ्लेशन का। तो ये हमने देखे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो अब हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन्फ्लेशन ब्रॉडली डिवाइड किए जाते हैं दो टाइप में, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आखिर ये दोनों इन्फ्लेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब सप्लाई तो सेम है बट डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस। मतलब फॉर एन एग्जांपल, ये शुगर की सप्लाई है, अभी ये 2 पैकेट है और इसे मांगने के लिए यहाँ पे 6 लोग पहले से मौजूद हैं। तो जाहिर सा बात है, अब ये किस दो को देगा, शॉपकीपर के पास एक डिलेमा होगा ना कि मैं किस दो को दूं। तो वो तो ये बोलेगा कि देखो इसका रेगुलर प्राइस था 20 रुपीज, बट क्योंकि तुम 6 लोग हो हम इसको 30 में बेचेंगे, कोई लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों तो बहुत गरीब हो बट ये दोनों बहुत अमीर हैं, ये बोल देंगे हाँ 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 हम 30 में भी ले लेंगे क्योंकि मेरे को शुगर चाहिए। तो अब ये शॉपकीपर इसका प्राइस क्या किया, 20 से बढ़ा के 30 कर दिया, तो 20 रुपए से 30 रुपए हुए। तो इस ऐसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब डिमांड कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे सप्लाई सेम रहेगी लेकिन इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे उस सेम चीज के लिए। अब इसका ही एक और फॉर्म आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इस ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो जब सप्लाई साइड में कमी आ गई, अब ये दो से एक ही आ रहा है शॉपकीपर के पास, कुछ ना कुछ जैसे ट्रांसपोर्ट में कुछ दिक्कत हुआ या फिर कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण प्रोडक्शन ही कम हुई। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, प्रोडक्शन कम हुई। तो इस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है सप्लाई कम हुई, डिमांड अभी भी ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। जो प्राइस में चेंजेस आया वो इस कारण से आया क्योंकि अब शॉपकीपर के पास सिर्फ एक ही शुगर का पैकेट है और अभी भी उसके पास 2 या 3 लोग हैं। तो वो क्या करेगा, इस 20 की जगह इसको 30 में बेचेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ से चेंजेस आ रहा है, सप्लाई साइड से। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, और साथ ही साथ इसे ही हम बोलते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट
आता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे कि नाम से ये दिख रहा है कॉस्ट पुश, मतलब इसमें कॉस्ट पुश हुआ होगा, तो किसका कॉस्ट? तो जैसे मान लेते हैं ये शुगर का पहले प्राइस था 30 रुपीज़ और इधर डिमांड साइड अभी एक ही है, मतलब एक शुगर के पैकेट पे एक इंसान है। अब इसके फैक्टर कॉस्ट में ही इंक्रीज़ हो गया शुगर के, जो बनाने का खर्चा आता है, वो ही इंक्रीज़ हो गया और वो 30 से इंक्रीज़ होके 50 हो गया। और डिमांड साइड अभी भी सेम है, पहले भी एक थे, अभी भी एक है। बट हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन क्या होती है, प्राइस में बढ़ोतरी, तो 30 से बढ़ के 50 हुआ, मतलब ₹20 बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है। बट ये इन्फ्लेशन डिमांड साइड से नहीं हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? कॉस्ट साइड से, कि इसका फैक्टर कॉस्ट ही बढ़ चुका था। तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये हमने देखा अभी इन्फ्लेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आखिर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या होता है। सो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड मेनी मोर।